कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे वेरिएशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। एक्चुअली है बहुत ही सिंपल। हमारे पास मान लो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट से वो डिस्टेंस है हमारे पास इस तरीके से R। तो इन दोनों के ऊपर फोर्सेस लगेंगे। पहली बात तो अगर ये सेम टाइप के चार्जेस हैं तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। लेट से मैंने इसके ऊपर बना दिया इस तरीके से फोर्स। तो पहली बात, इसके ऊपर सिर्फ अकेले के फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगता है। उतना ही मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर मैं इसको बोल दूँ ये है मेरा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मान लो हमारे पास वेक्टर है अगर, तो डायरेक्शन वाइज मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। वेक्टर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक। अच्छा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू आ जाती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो इसको बस आपको याद रखना है। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होती है? के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे पास वैल्यू जाती है। इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी? ये आ जाता है, फोर्स होता है हमारा न्यूटन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसी फोर्स को लिखने का और एक तरीका होता है, वो होता है 1/4πε0। यही जो के की वैल्यू है उसी को 1/4πε0 लिखा जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर अब देखो इसी वैल्यू को, यही वैल्यू तो कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू आ जाती है, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये वैल्यू पता रहेगी, इसकी यूनिट आ जाती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। कई बार इनके डायरेक्टली आपसे डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लिख लेनी चाहिए यहाँ पर। दिस इज फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। जैसे कि हमारे पॉइंट चार्जेस है, एक्सटेंडेड बॉडी होगी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, और इसका कोई डेरिवेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जो पोटेंशियल के टर्म्स में हम पढ़ने भी वाले हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब जो दो पॉइंट जो ऐसे है ना, इसके सेंटर की तरफ ही लगेगा, या लगेगा तो इसकी तरफ लगेगा, नहीं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे घुमाने वाला टॉर्क वाला काम यहाँ पर नहीं होने वाला, एक सेंट्रल फोर्स है। ऑलराइट, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज की जगह पे कोई स्फीयर है, स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज आउटसाइड इट। अगर मैं किसी स्फीयर के बाहर हूँ, यहाँ पर है, अगर इसमें मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू के लिए ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे यहाँ पर एक एक्चुअली पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, है ना। तो आप उसका डिस्टेंस निकाल करके वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो फोर्स की इस तरीके से। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कूलम्ब्स लॉ की। यही एक फॉर्मूला है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो तरीके से इस फॉर्मूले को लिखना होता है। के की वैल्यू इस तरीके से भी लिखी जाती है। इस पे बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। चलो उनको देखना शुरू करते हैं। 3-point charges of magnitude d d d are located at three vertices A, B, C of right angle triangle whose sides are इतने इतने and इतने, and point A is the right angle corner। ठीक है, हमें ज्योमेट्री बता दी। चार्ज एट पॉइंट A experiences इतने न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। तो हमारे पास इस तरीके से तीन चार्जेस होंगे, और इसके कारण इस पर कुछ फोर्स लगेगा इधर, इसके कारण इस पर कुछ फोर्स लगेगा इधर, और ये फोर्सेस को आपको वेक्टोरियली ऐड कर देना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 25। कैसे है? सबसे पहले हम बना लेंगे हमारी ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या रखा हुआ है? 5 माइक्रो कूलम इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमने रख दिया 5 माइक्रो कूलम।
एक किसी भी इस पे आप रख सकते हो 0.3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आप रख दो 0.4 माइक्रोकूलम। इनके कारण जो इस पे फोर्स लगने वाला है वो इस तरफ लग जाएगा। लेट से ये हो जाता है हमारा F1। इसके कारण जो यहाँ पे फोर्स लगेगा रिपल्शन का ही लगने वाला है, वो हो जाएगा इस तरीके से F2। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? देखो ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस दोनों ही है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो जो चार्ज ज़्यादा है, ये वाला चार्ज ज़्यादा है, तो इसके कारण ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी है? इसको अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज Q2 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ लेट्स से Q1। F1 की वैल्यू आ जाएगी K, इसको बोल दो आप Q, Q1 अपॉन आर स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों कूलम्स लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इन्हीं दोनों को आप यहाँ फॉर्मूले में रख दोगे तो देखो ये KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर सब जगह से कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाहर ला सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, विच टर्न्स आउट टू बी KQ अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स 0.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब खाली हमें वैल्यूज रख देनी है। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, बड़ा वाला चार्ज है हमारा 5 इंटू 10⁻6, और दूसरा वाला चार्ज है 0.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हमें 0.03 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻4। यहाँ पर आप देखोगे 3 इंटू 3, सॉरी ये 9 होगा, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये इस तरीके से कट जाता है और ऊपर नीचे सारे के सारे 10 भी कट जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 25, इसीलिए 25 हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सवाल था, यहाँ पे वेक्टर सम हमें करना था। और भी सवाल देखते हैं। An infinite number of point charges, each carrying 1 microcoulomb charge, are placed along the y-axis at y is equal to 1, 2, 4, 8, da. The total force on a 1 coulomb point charge placed at the origin is x into 10⁻3 Newton. The value x to the nearest integer is, तो हमें कुछ यहाँ पे देखो सेम सवाल हम ग्रेविटेशन में कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अलग अलग चार्जेस रखे हैं, सबके कारण देखो इसके कारण इस पर जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगने वाला है। लेट्स से ये अगर मेरा चार्ज है 1 तो इसके कारण फोर्स लगेगा F1। फिर दूसरा चार्ज है 2, उसके कारण भी रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन इधर ही है, तो मैं लिख सकता हूँ उसकी वैल्यू F2। इस तरीके से हर एक पॉइंट के कारण इस तरफ फोर्स ऐड होता चला जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी, इनफाइनाइट आपको सीरीज ऐड करनी है। तो हमारे पास आप लिख सकते हो टोटल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 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 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे आप हर एक पॉइंट चार्ज के जो पेयर बन रहे हैं उनके लिए आप कूलम्स लॉ लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, एक जीपी दिखाई देगी। अब आपको वो जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम लगाना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12। देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है F1 के लिए इन दोनों के बीच का? वो है 1 का स्क्वायर। सिमिलरली F2 को क्या लिख सकता हूँ? F2 को मैं लिख दूंगा Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर, यहाँ पर वो आ जाएगा, प्लस Q डिवाइडेड बाय नेक्स्ट आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस Q नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक्चुअली 8 का स्क्वायर, और इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास आने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ हम कॉमन निकाल लेंगे, वो क्या है? Q को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अब मेरे पास वैल्यू आती है अंदर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास एक जीपी आ गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका स्टार्टिंग टर्म है 1 और उसका जो कॉमन रेशियो है वो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है 1/4, है ना। हर टर्म पिछली वाली के 1/4 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 1/1 माइनस आर, इस तरीके से वैल्यू आने वाली है।
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/4। सारी की सारी वैल्यूज रखोगे तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है वो दी हुई है 1 कूलम। स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय नहीं आएगा हमारे पास। अब ये वाला फैक्टर आ जाता है तो वो है 1/1 माइनस 1/4 बेसिकली हो जाता है 1/3/4 यानी कि 4/3। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इंटू 4/3। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स 10⁻9 माइनस 6 हो जाता है 3 और ये वैल्यू हो जाती है 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 10⁻3 न्यूटन। आंसर हो जाता है हमारा 12। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी विद इक्वल चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहले तो उनको बना लो। यहाँ पर एक लाइन में अगर मैं उसे रख दूँ, ये है मेरे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और अभी मैं उनको पॉइंट चार्ज बना के बना देता हूँ। दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। तो लेट्स से ये है हमारे पास क्यू, तो ये भी है हमारे पास क्यू। इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एफ, इसके ऊपर भी इस तरफ लग रहा होगा एफ। ये हमारे पास सिचुएशन है। Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B, then finally placed at the midpoint between spheres A and B. The force experienced by sphere C will be. तो देखो हमारे पास हुआ क्या, ये तो हमारे पास इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं, ये भी है ये भी है। एक स्फीयर को मैं लेके आया, इस पे मैंने कनेक्ट किया, वो अनचार्ज था, तो एक के ऊपर चार्ज था 0, दूसरे के ऊपर चार्ज है क्यू। क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, दोनों का एक्चुअली वोल्टेज सेम हो जाता है। वोल्टेज के फॉर्मूले में हम देखेंगे वो सीधे सीधे के क्यू बाई आर की टर्म्स में आ जाता है। तो क्योंकि उनका वोल्टेज सेम हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उनके ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इक्वल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इन सिस्टम में देखो उसकी वैल्यू है 0 प्लस क्यू, और यही चार्ज दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उस दोनों के ऊपर चार्ज आता है Q/2 एंड Q/2। तो इसके ऊपर चार्ज बचता है Q/2। फिर उसी स्फीयर को दूसरे वाले को हम लेके जाते हैं, इस पे टच कराते हैं। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो तीसरा स्फीयर जिसको यहाँ बीच में रख दिया है, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इन सभी के ऊपर आपको चार्ज पता करना है। चार्ज पता कर लोगे, फिर ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, एक फोर्स ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। फिर आपको बताना उनमें डिफरेंस ऑफ फोर्स कितना है, और वही हमारा एक आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, दोनों अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो दोनों में इक्वल चार्ज होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखते हैं। अगर मैं अनचार्ज स्फीयर को लेके आता हूँ और इसे टच करा देता हूँ, तो ये जो क्यू चार्ज है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें चार्ज कितना बचता है Q/2, और यहाँ पे वो जो चार्ज है उसमें बचेगा Q/2। फिर इस चार्ज को और इस चार्ज को दोनों को मैं टच कर देता हूँ जो स्फीयर्स हैं, तो अब दोनों में फिर से सेम चार्ज होना चाहिए। तो दोनों स्फीयर्स में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो इन दोनों चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो हो जाएगा Q प्लस Q/2। वो कितना होता है हमारे पास 3Q/2। यही दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो दोनों में जो बचता है वो जाता है 3Q/4। यहाँ भी बचेगा 3Q/4। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर स्फीयर आइडेंटिकल है तो। अब बताओ हमारे पास इसके ऊपर फोर्स कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा। देखो ये और ये, इन दोनों में से कौन सा वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज बड़ा है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में कम फोर्स आएगा। मुझे नेट फोर्स पता करना है, तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी एफ डैश, उसको मैं लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले ये वाले फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू दोनों का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वो वैल्यू हो जाती है के इंटू 3Q/4 मल्टीप्लाइड बाय 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर a है, तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया है a/2, हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस अगर a था, माइनस ये वालों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k इंटू Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 3Q/4 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है a/2 का स्क्वायर। इस तरीके से
यहाँ से हमारे पास देखो सब में से मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल दूंगा। फिर अंदर मेरे पास टर्म क्या बचती है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है 3/4 इंटू 3/4 और वो हो जाएगा 9/16 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस ये बचता है हमारे पास 3/8 अपॉन 1/4। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये हो जाता है 9/4 माइनस हमारे पास इस तरह बचता है 3/2 या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 6/4। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 3/4 और इसको तो मैंने लिख दिया 3/4। ये जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये जो ओरिजिनली हमारे पास फोर्स लग रहा था वो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाता है हमारे पास फोर्स एफ के बराबर। तो हमारे पास इस तरीके से यही आंसर हो जाता है 3/4 एफ, यानी कि बी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। गलती कहाँ हो जाती है, कई लोग यहाँ पर इसमें जो डिस्टेंस लेना होता है उसको भी ए ही ले लेते हैं, यहाँ पे ये a/2 का होल स्क्वायर नहीं करते, a का स्क्वायर कर देते हैं जल्दी जल्दी में। इस तरीके की गलती मत करना एग्जाम हॉल में, ये हमारा आंसर आ जाता है। Two identical charged particles, each having a mass of 10 gram and charge 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb, are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stand limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L. तो हमारे पास इस तरीके से एक टेबल होगी जिसमें दो पार्टिकल रखें, दोनों रिपेल करेंगे, इस तरीके से उनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उनको रोक कौन रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन इस तरीके से लगा होगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा होगा, यानी मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन लग सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिमिटेड इक्विलिब्रियम। तो आपको यही कर देना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो देखो हमारे पास इस तरीके से एक टेबल होगी और उस पर यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल इस तरीके से रखे हुए हैं, इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स इस तरीके से लग रहा है एफ और एफ। इन दोनों के ऊपर रिपल्सिव यहाँ पर जो उनको रोक रहा है वो है फ्रिक्शन का फोर्स। तो हमें जो इक्वेशन लगानी है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन का फोर्स, तभी वो इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कितना हो जाता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है लेट से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो होता है म्यू एम जी। यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता करनी है, तो देखो आर की जो वैल्यू आ जाती है, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही चार्ज सेम थे, क्यू थे तो मल्टीप्लाई करोगे, क्यू स्क्वायर हमारे पास आने वाला है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, चार्ज कितना था 2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में म्यू की वैल्यू है 1/4, मास की वैल्यू है 10 ग्राम, तो 10 और इसको ऐसा यूनिट में, सब कुछ ऐसा यूनिट में लेके चलो, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। जी की वैल्यू फिर से हमारे पास 10 आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है, पहले तो नंबर्स आ जाते हैं 9 4 और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 9 इंटू 4 इंटू 4 और 10 की पावर कितना बचता है, 9 यहाँ था -14, 9 -14 हो गया -5 -6 -7 में से फिर 3 हटा देंगे तो -4 यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 2 इंटू 2 12 इंटू 10⁻⁻²। इसका हमने अंडर रूट ले लिया है, तो आर की वैल्यू आ गई। यूनिट क्या आएगी, सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो यहाँ भी ऐसा यूनिट आएगी, यानी कि इतने मीटर विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो कूलम्स लॉ के इसी तरीके के वेरिएशन आते हैं, अलग अलग टाइप के सेटअप दे देंगे। यहाँ पे हमें कूलम्स लॉ का जो फोर्स आ रहा था उसको फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर करना। Two particles A and B having charges 20 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively are held with a separation of 5 cm। तो हमारे पास इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री है, हमेशा इसको सही बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 20 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है, इनके बीच में हमारे पास कुछ गैप है 5 सेंटीमीटर का।
एट व्हाट पोजिशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहली बात तो हमें ये बताया नहीं है कि वो जो तीसरा पार्टिकल हमें इस लाइन पे कहीं रखना है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें बताया नहीं है ये चीज़, ठीक है। उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब आपको सोचना है वो वैल्यू कहाँ आ सकती है, या तो वो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा। उसके हिसाब से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। एक्चुअली यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस से बता सकते हो। लेकिन इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो देखो हमारे पास जो फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर किसी भी चार्ज से हम आर डिस्टेंस पे रखते हैं दूसरे चार्ज को, तो जितना ज़्यादा हमारे पास एक चार्ज होगा वो ज़्यादा फोर्स लगा लेगा, ये वाला कम लगा पाएगा। मान लो इन दोनों के मिड पॉइंट पे मैं रखता हूँ, तो मिड पॉइंट पे ये वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला कम फोर्स लगाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास मिड पॉइंट पे पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा इसके रिपल्शन से, इसके अट्रैक्शन से भी इधर ही जाएगा। सेम चीज़ नेगेटिव के साथ होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इधर ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला रिपेल करेगा तो इधर ही आएगा। तो इनके बीच में कोई रीजन नहीं हो सकता जहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो ये वाला तो रिपेल करेगा लेकिन ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का सम मिलाकर के 0 हो सकता है। हमें देखना नेट फोर्स 0 कहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अब आप ध्यान से सोचो, ये वाला चार्ज बड़ा भी है और पास भी है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। ये वाला चार्ज छोटा भी है मैग्नीट्यूड में और इसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो ये कभी भी एक्चुअली एक दूसरे को बैलेंस कर नहीं पाएंगे। यहाँ से आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर कोई पोजीशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर देखो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है लेकिन इसका डिस्टेंस भी कम है, तो शायद ये एक रेंज में इसके पास एकदम पास चले जाऊँ तो इसका फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना। तो ये जो भी फोर्स लगाया, अभी अट्रैक्टिव लगाएगा तो दूसरा वाला रिपल्सिव लगा देगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं हमारे पास ऐसी पोजीशन आ सकती है जहाँ पर इसके कारण लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है। तो हमारे पास आंसर ये आने वाला है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। तो इस तरफ वाली बात हो रही है, तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम, तो इस तरफ तो ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ये हमारे पास हो ही नहीं सकता। एट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इतना चार्ज बिटवीन द टू चार्जेस, तो बिटवीन द टू चार्जेस ये भी पॉसिबल नहीं है। एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। तो हमें देख के ही पता चल गया हमारे पास ये ऑप्शन आने वाला है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बार चेक करो इसने कितना फोर्स लगाया, इतने कितना फोर्स लगाया। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स सेम आ जा रहा है, यानी कि फोर्स वहाँ पर 0 आ जा रहा है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हमें पता चल गया यहाँ पे एक ही ऑप्शन फिजिबल है, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जो फुल सिलेबस कोर्स है। उसमें 11th और 12th के दोनों के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो भले ही अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब क्लब करके एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बना दिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट जरूर करो। वहीं से आपको कलरफुल PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो डाउनलोड कर ही लो, एब्सोल्युटली फ्री हैं। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर मेरे व्लॉगिंग चैनल में, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।